मेरे प्यारे दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं बेस्ट 50 कॉन्सेप्ट फॉल और एग्जाम के डे 2 में। आप सभी का स्वागत है। डे 1 की क्लास, जिसमें मैंने आपको इसके पहली क्लास में 5 कॉन्सेप्ट दिए थे। 5 कॉन्सेप्ट पर तकरीबन 25 क्वेश्चन के आसपास मैंने कराए थे, और आज इस क्लास में फिर से आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलेंगे, और केवल 50 कॉन्सेप्ट, वो 50 कॉन्सेप्ट इस क्लास में आपको मिलेंगे, मतलब आगे की जो सीरीज है, जिससे आपकी रेलवे की अर्थमेटिक और एडवांस मैथमेटिक्स दोनों बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि इसमें वो कॉन्सेप्ट शामिल है जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि सीरीज को जरूर आप देख लीजिएगा। मतलब एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो आपका, रेलवे का या एसएससी का, किसी का भी, मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा, चाहे आप एसएससी का कोई एग्जाम देने जाने वाले हो या आप रेलवे का कोई भी एग्जाम देने जाने वाले हो, चाहे वो प्री हो, मेंस हो, सीबीटी 1 हो, 2 हो, इस सीरीज को जरूर फॉलो करिएगा। विश्वास मानिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। और भी तमाम वीडियोस हैं, शॉर्ट ट्रिक्स के हैं, तमाम है, उसको भी आप अपना देखना, चैनल पर विजिट जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है। क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि हर एक चीज समझाकर करने वाला हूं, जल्दबाजी कोई नहीं होगी, बहुत आराम से सीखेंगे। तो ये 5 कॉन्सेप्ट आज आपको इसमें मिलने वाले हैं। सबसे पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण का, दूसरा सिमिलैरिटी का यानी समानता का, तीसरा x प्लस वन अपॉन एक्स पर बेस्ड क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट होते हैं, चौथा कंपोनेंडो डिविडेंडो, और पांचवा कॉन्सेप्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला। इसकी बात करें तो ये आप देख पाते हैं, अलजेब्रा में आता है, ये आपका ज्योमेट्री में आता है, ये अलजेब्रा में आता है, ये अर्थमेटिक में भी आता है, एडवांस मैथमेटिक्स में भी आता है। अगर देखें तो ये अर्थमेटिक का भी भाग है, कंपोनेंटो डिविडेंडो, और एडवांस मैथमेटिक्स का भी भाग है। इसमें अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री दोनों के क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। तो ये अलजेब्रा और ट्रिगो का एक मिक्सचर जैसा बनता है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर आते हैं, द्विघात समीकरण के। तो द्विघात समीकरण के कॉन्सेप्ट को यहां पर मैंने आपके सामने लिख दिया, क्योंकि थोड़ा सा लंबा होता। क्या है, अगर कोई व्यंजक आपके पास इस फॉर्मेट में लिखा होता है जिसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है, तो द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। पहला मूल ये होता है जिसमें हम प्लस साइन के साथ चलते हैं, दूसरा मूल ये होता है जिसमें हम माइनस साइन के साथ चलते हैं। और बेसिक अगर बात की जाए तो ये जो हिस्सा लिखा होता है, ये श्रीधराचार्य मेथड से हमारे पास डिराइव होके आता है। तो अगर यहाँ प्लस होता है तो एक मूल हो जाएगा, यहाँ माइनस होता है तो वो दूसरा मूल हो जाएगा। कभी अगर आपसे कहता है कि किसी मूल की जरूरत पड़ती है और आप मूल नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसी श्रीधराचार्य मेथड का यूज करके मूल निकाले जाते हैं। करेक्ट। आगे बात करते हैं कि अगर हम मूलों के योगफल की बात करते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल क्या होता है, तो माइनस लगा के कॉफिशिएंट ऑफ एक्स यानी एक्स का गुणांक, और बटे में क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। याद रखना, माइनस के साथ एक्स का गुणांक ऊपर लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक नीचे लिखते हैं। इसी प्रकार से अगर मूलों के गुणनफल की बात करते हैं, तो जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको ऊपर लिखा जाता है और एक्स स्क्वायर का गुणांक नीचे लिखते हैं। इसमें प्लस ही रहता है, इसमें माइनस की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे यहाँ पर इसमें माइनस यूज होता है, इसमें प्लस ही रहता है मूलों के गुणनफल के लिए। ठीक है। एक चीज आपको यहाँ पे और समझनी होती है, जैसे वो इसमें नहीं लिखी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। कभी कभी हमसे मूलों के बीच का धनात्मक अंतर पूछता है, यानी अल्फा और बीटा जो दो मूल हैं, इनके बीच का धनात्मक अंतर पूछता है। तो इनके बीच का धनात्मक अंतर क्या होता है, ऊपर आता है अपने पास ये मॉडुलस, मॉड का साइन आता है, रूट ऑफ डी होता है, और बटे में क्या होता है, 2a होता है। ये मॉडुलस। तो यहाँ पे डी क्या होता है, यहाँ पे डी जो होता है मेरे प्यारे भाई, अगर हम डी की बात करते हैं तो डी जो है वो डिस्क्रिमिनेंट वाला हिस्सा होता है, जिसका मान बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। ठीक है, ये डी है। क्लियर है बात। यहां तक तो कोई समस्या नहीं हुई होगी। आगे बात करते हैं, इससे आपका रिवीजन एक बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक। अगर हमारे पास, देखिए क्या है कि अगर हमारे पास किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल, मान लीजिए अल्फा और बीटा दे रखे हैं, अब हमसे ये कहता है कि भाई उस अल्फा और बीटा के अनुसार द्विघात समीकरण ज्ञात करो, तो अल्फा और बीटा अगर मूल दे रखे हैं तो द्विघात समीकरण हमारे पास ये होता है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस फिर मूलों का योगफल होता है यहाँ पर, इंटू एक्स होता है, प्लस यहाँ पर ये मूलों का गुणनफल होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक। ये हिस्सा यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं आसानी से।
कभी कभी हमसे द्विघात समीकरण के अधिकतम और न्यूनतम मान पर बात करता है कि हमारे पास जैसे मान लीजिए कि ये द्विघात समीकरण दिया है, इस द्विघात समीकरण का अधिकतम मान क्या हो सकता है या न्यूनतम मान क्या हो सकता है। तो अधिकतम मान जब भी आपसे पूछेगा तो अधिकतम मान क्या होता है कि 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ये तब होगा जब a जो होता है यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, पता है आपको, पता ही होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए आप हर जगह देख लेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है a। ठीक है, जल्दबाजी कोई नहीं है, क्लास में थोड़ा समय लग सकता है लेकिन मैं पढ़ाऊंगा पूरा बहुत अच्छे से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप बिल्कुल आराम से तसल्ली के साथ देखिएगा, एक बार देख लेंगे तो बड़ा आनंद रहेगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो अगर ये a जो है ना वो 0 से बड़ा है तभी किसी द्विघात समीकरण का आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। याद रखना, जैसे अगर ये हमारे पास द्विघात समीकरण दिया है और यहाँ पर a का मान 0 से बड़ा है तभी इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। अगर ये a का मान 0 से छोटा है, अगर ये a का मान 0 से छोटा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकाली जा सकती है, मैक्सिमम नहीं निकाली जा सकती है। यहां मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हो, मैक्सिमम नहीं कर सकते। कब? जब a का मान 0 से छोटा है, और जब a का मान 0 से बड़ा है तो मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हैं आप, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं किसी भी द्विघात समीकरण की, याद ये रखना है। और किसी भी कंडीशन में, चाहे इनमें से कोई भी कंडीशन हो, चाहे मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए या मिनिमम वैल्यू पूछी जाए द्विघात समीकरण की, वो होती यही है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2a। ठीक है, अब आते हैं इसके नेचर ऑफ रूट्स पे। नेचर ऑफ रूट्स मतलब हो गया मूलों का जो नेचर होता है, कैसे पता करेंगे कोई मूल आभासी है, कोई काल्पनिक है, कोई रियल है, कोई पुनरावृत्त मूल है, डबल है, 0 से बड़ा है, छोटा है, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हमें डिपेंड होना होता है डी पे। नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमें किस पे डिपेंड होना पड़ता है, डी पे। डी का मान अभी मैंने आपको बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये 0 के बराबर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और इक्वल होंगे यानी बराबर होंगे। इसको कभी कभी जो मूल बराबर होता है ना, तो इसको सवाल में कभी कभी पुनरावृत्त मूल के नाम से भी सवाल पूछ देता है कि कौन से मूल होंगे जो पुनरावृत्त होंगे, सेम होंगे। दूसरी बात यह है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो अगर 0 से बड़ा है तो इसके मूल परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकते हैं, रियल होंगे, अनइक्वल होंगे और रेशनल होंगे। ये समझना है क्या बोला मैंने। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी का मान अगर 0 से बड़ा होता है तो मूल परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है, रियल वास्तविक होंगे ही होंगे, अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और रेशनल होंगे, मतलब कि परिमेय होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा यानी डी का मान 0 से बड़ा, यहां पे दो कंडीशन होती है डी 0 से बड़ा होने पर, क्या क्या होती, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी हो सकता है लेकिन दोनों ही कंडीशन में रियल होंगे, अनइक्वल होंगे और यहां पर इरेशनल होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, और अगर डी का मान 0 से छोटा है मेरे प्यारे भाई तो मूल काल्पनिक होते हैं, इस बात का ख्याल रखना। करेक्ट। ये दोनों चीजें आपके रिवीजन के तौर पर थी, सवालों पर अब यहां से शुरू करते हैं सिलसिले को और देखते हैं कि सवाल कैसे होगा। कह रहा है मूल दिए हुए हैं, एक 2 प्लस रूट 5 दिया हुआ है, दूसरा मूल एक मूल दिया हुआ है 2 माइनस रूट 5। अच्छा, ये दोनों जो मूल होते हैं, जो a प्लस रूट बी की फॉर्म में दिया हो या a माइनस रूट बी की फॉर्म में दिया हो किसी भी द्विघात समीकरण के मूल, ऐसे मूल इरेशनल रूट्स कहलाते हैं, अपरिमेय मूल कहलाते हैं, इरेशनल रूट्स। और याद रखना इरेशनल रूट्स की एक वो होती है कि अगर इसका एक मूल जो है a प्लस रूट बी है तो इसका दूसरा मूल a माइनस रूट बी ही होगा। ज्यादातर केसेस में, 99% केसेस में इन दोनों के स्क्वायर का अंतर एक होता है, तो ये हमेशा माइनस साइन के साथ बदलता है केवल। अब अभी आपने पढ़ा कि इससे समीकरण निकालना है। समीकरण कैसे आएगा भाई, ये आपने अभी पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर होता है, माइनस लिखते हैं मूलों का योगफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस में दोनों मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब ध्यान से सुनो मेरे प्यारे भाई कि अगर यहां पर ये हिस्सा होता है कि अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं, मतलब इन दोनों मूलों को अगर मैं जोड़ता हूं, चूंकि अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 4 आ जाएगा, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x। और दोनों का अगर गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4, भाई इन दोनों का अगर हम गुणा कर लेते हैं कि 2 प्लस रूट 5 और 2 माइनस रूट 5 का गुणा करेंगे तो 2 का 2 से गुणा होगा तो 4 हो जाएगा।
√5 का √5 से गुणा होगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो 4 -5 यानी -1 आएगा। तो इसकी जगह आ जाएगा माइनस का 1 बराबर में 0। अब इसको अगर आप लिखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 लिखोगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 जो है वो आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। किसमें लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, और ये आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, बता सकते हो, वैसे कोई दिक्कत जैसी चीज इसमें है नहीं, ठीक है। अभी ये सवाल देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के शून्य, शून्य का मतलब मूल क्या होंगे इसमें, ये आपको बताना है। मैंने आपको बहुत बार ये चीजें सिखाई हैं। देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे ये अपना चैनल है, मान लीजिए, जैसे इस चैनल पर जब आप क्लिक करते हो, थोड़ी सी बात को समझ लेना, ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ वजह बता देता हूँ, ठीक है। इस चैनल पर जब आते हो तो वीडियोज वाले सेक्शन में आपको शॉर्ट ट्रिक के बहुत वीडियो मिलेंगे। अब इस वीडियो में आपको एक चीज दिखाई देगी जिसमें मैंने आपको ये बताया हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से आप इसके, ये देखो सबसे पहला सिर्फ 2 सेकंड लगेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने में, ट्रिक गदर मचा देगी। इस वीडियो को आप जरूर देख लेना, ये वाला सिर्फ 2 सेकंड लगेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपको ये जरूर पता चल जाएगा ना कि द्विघात समीकरण के मूल तेजी से कैसे निकाल लेते हैं, ठीक है। और वही काम यहाँ पे करना है। जैसे हमारे पास क्या लिखा था, हमारे पास लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 बराबर में हमने इसको 0 बना लिया, द्विघात समीकरण बना लिया, ठीक। समझना ध्यान से। अब जब x का गुणांक, अब नॉर्मल बच्चा कैसे करेगा, हालांकि आप वीडियो देख लोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, नॉर्मल बच्चा इस सवाल को कैसे करेगा, कैसे करेगा, एक्स स्क्वायर 6x को तोड़ेगा माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0, फिर वो कहेगा कि यहां से x कॉमन कर लेंगे, x कॉमन करने पर x माइनस 4 आएगा, माइनस 2 कॉमन कर लेंगे सर जी, फिर x माइनस 4 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। सर अब x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर x माइनस 2 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। x के दो मान हो जाएंगे, एक 4 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा। अब मैं अगर आपसे कहूं कि एटलीस्ट इतना भी करने में आपको जो समय लगा है वो ठीक ठाक समय लग गया ना, ठीक ठाक समय लग गया होगा, मतलब 20 सेकंड तो तब भी लग गए होंगे जब आप कोई गलती नहीं करोगे। लेकिन अगर ये वीडियो देखी होती आपने वही ट्रिक वाली, तो आपको समझ में आता कि किसी भी द्विघात समीकरण का अगर मूल निकालना है ना तो कितना सरल काम होता है। जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस का 6x, बहुत ध्यान से सुनिएगा, माइनस का 6x और प्लस का 8 लिखा है बराबर 0। अब आपको अगर ये मालूम होता है कि x का गुणांक अगर नेगेटिव है तो सिर्फ इसका साइन बदल देते हैं, बाकी का साइन चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। 8 एकम 8, यानी दो संख्याएं ऐसी चाहिए जिसका गुणा करने पर 8 आ जाए और जिसको जोड़ने पर, ये साइन जोड़ कर दिखा रहा है, जोड़ने पर 6 आ जाए। तो गुणा करके 8 और जोड़कर 6 हमेशा लाया जाएगा, तो 4 और 2 के अलावा ही नहीं लाया जा सकता ना, केवल यही दो ऐसे होंगे। तो एक रूट क्या हो जाता है, +2, एक हो जाता है +4, यही आपने यहाँ पे निकाला। तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। कितना भी बड़ा द्विघात समीकरण हो, कितना छोटा हो, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ लिखा हो नहीं लिखा हो, हर एक चीज उसमें आपको समझ में आ जाएगी, क्या चीजें आप कैसे कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना? तो इसमें मूल क्या क्या आ गए, 4 या 2 आ गए। 4 या 2 का मतलब ऑप्शन डी आंसर हो गया। अगला सवाल देख लीजिए। इस सवाल की अच्छा है, इसके पीछे की वजह क्या है ये समझो। इस सवाल की सबसे पहली वजह तो ये है कि एक अच्छा रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरी बात, जब ऐसे क्वेश्चन आपके पास सवाल आते हैं तो यहां पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, जिसमें ग्रेटर देन और ये वाला केस होता है। अब कैसे किया जाए सुनिए, मैं आपको समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया सवाल है। जैसे सवाल हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस का 18, ये लेस देन 0 है, 0 से छोटा है। मतलब इस द्विघात समीकरण में जो x का मान आएगा, इस द्विघात समीकरण में जो भी x का मान होगा 0, जो भी x का मान होगा वो बोला गया है 0 से छोटा होना चाहिए। सबसे पहले हम मान निकाल लेते हैं। x का गुणांक हमको नेगेटिव दिख रहा है तो इसी का साइन बदल देंगे, इसको सेम रखते हैं। 18 दूनी 36 और जोड़ घटाकर कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो बड़ी संख्या पहले 12 लिख दिया, छोटी संख्या बाद में 3 लिख दिया। दोनों को 2 से भाग दे दिया क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 के आसपास है। तो एक हो गया +6, एक हो गया माइनस का 3/2। करेक्ट है, कोई दिक्कत ना हो तो। अब बात को समझिएगा, x के दो मान आ गए। एक x का मान आया हमारे पास +6 और एक x का मान आया हमारे पास माइनस का 3/2। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, ये x के जो दोनों मान हैं वो तो हैं तो इसी समीकरण के, इसी समीकरण से तो x के दोनों मान आए हैं। और ये पहले बोला गया 0 से छोटे हैं, मतलब ये वाला x जो आया है ना अपने पास 6, ये भी 0 से छोटा है, और ये वाला जो x आया ना ये भी 0 से छोटा है।
अब अगर ये दोनों जीरो से छोटे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये जीरो से छोटा है तो इसका मतलब -3/2 होगा जो, वो निश्चित तौर पर जीरो से क्या होगा, छोटा ही होगा भाई। माइनस जी एक्स का मान जीरो से छोटा है तो माइनस वाला जो काम होगा वो तो जीरो से छोटा दिख ही रहा है ना, सीधी सी बात है। और तो इसका मतलब ये हुआ कि -3/2 जो है, -3/2 जो है वो तो जीरो से छोटा है ही। एक्स इसको बोला गया ये भी जीरो से छोटा है, तो ये जीरो से छोटा थोड़ी हो सकता है। तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन लाई करेगा, एक ही ना ऑप्शन बचा जिसमें ये बताया गया है कि एक्स का मान -3/2 से छोटा होगा, एक ही ऑप्शन है ना हमारे पास। इसमें कई बार यही होता है, कंफ्यूजन बच्चों में यही होती है कि वो यहाँ पर ऑप्शन देखने में अपने आप को बड़ा गलत महसूस करते हैं और लगा नहीं पाते हैं ऑप्शन, मतलब यहां पर आपको बड़ी दिक्कत होगी। तो ये दिक्कत ना हो इस बात को आपको समझना है, बड़े ख्याल रखना। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैंने क्या बोला? समझ है? दो रूट आए, एक +6 आया, एक -3/2 आया। चेक ये करना है कि इन ऑप्शन में कौन सा होगा। एक तरीका ये भी हो सकता है कि यहां पर आप ऑप्शन एलिमिनेशन का सहारा लें, मतलब आपको जो ये लग रहा हो कि भाई ये ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है, आप उसको हटा दीजिए। और अगर आप इस बात में सफल हो पाए कि चार में से आप तीन गलत ऑप्शन हटा लेंगे तो एक जो बचेगा ना वही आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? इसे बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। अल्फा और बीटा एक बहुपद दिया हुआ है, x² -5x + 6 = 0। इसके जीरो है, जीरो का मतलब मूल है, मूलों को जीरो भी कहते हैं। तो ये जो मान पूछा गया है इसका वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछ लिया गया। अब ध्यान से समझे तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखा जाए तो मुंह जवानी। ये जो वैल्यू हमारे पास दे रखी है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनना जरा। ये लिखा है α² + β² बटे में अल्फा की पावर -2, तो इसे हम 1/α² लिख सकते हैं। और बीटा की पावर -2 तो 1/β² लिख सकते हैं। 1/β² लिख सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपके पास ऊपर तो α² + β² एज इट इज बना रहेगा। ये वाला पोर्शन जब आप सॉल्व करिएगा तो यहां पर आपके पास होगा β² प्लस में α² और बटे में अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। लिख सकते हो ना इसको ऐसे? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त अब तो सवाल ही खत्म हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला हिस्सा यहां पर ऊपर आ जाएगा और इससे ये पूरा हिस्सा कट ही जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी? इसकी वैल्यू मिल जाएगी अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। करेक्ट? और अल्फा इंटू बीटा अगर आप देखें तो ये मूलों का गुणनफल है। और मूलों का गुणनफल क्या होता है मेरे प्यारे भाई? मूलों का गुणनफल होता है कांस्टेंट टर्म बटे x² का गुणांक यानी कि c/a। अब यहां पर c क्या है? 6 है और a क्या है? ये है। तो 6 आ गया हमारे पास अल्फा इंटू बीटा का मान, यानी मूलों का गुणनफल देखा जाए तो 6/1 का मतलब 6 ही है। अब इसका स्क्वायर करना था तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 अपना आंसर बन जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अल्फा और बीटा बहुपद x² -5x + m के ऐसे मूल है कि अल्फा माइनस बीटा ये दिया है, तो m का मान क्या होगा? ये वाला जो m है ना, इसका मान पूछ रहा है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब आप देखो जरा, अगर यहां से हम इस मूल से अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल निकालें तो -b/a होता है, माइनस का b/a यानी माइनस में x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। तो यहाँ -5 होगा, इसको 5 बना देगा, बटे में 1 ही रहेगा। यानी हमारे पास अगर देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा बच्चों कितना आ गया दोस्तों? सॉरी, अल्फा प्लस बीटा 5 आ गया। और अल्फा माइनस बीटा क्या आ जाएगा? वो दिया हुआ सवाल में 1। अल्फा प्लस बीटा 5 है, अल्फा माइनस बीटा हमारे पास 1 है। तो अगर यहां से मैं अल्फा निकाल लेता हूं, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो 3 आ जाएगा, दोनों को घटाकर 2 से भाग दे देंगे तो 2 आ जाएगा। यानी अल्फा का मान 3 हो गया, बीटा का मान 2 हो गया। एम का मान पूछ रहा है भाई, देखो जरा सुनो ध्यान से। ये हमसे पूछ रहा था एम का मान कहां गया इसका, ये है एम का मान पूछा गया। अच्छा ये एम है, एम निकलेगा कैसे? अगर यहां से मैं मूलों का गुणनफल देखूं अल्फा इंटू बीटा, बताइए क्या होता है? c/a होता है। c की जगह आ जाएगा m और a की जगह आ जाएगा 1। अल्फा इंटू बीटा बराबर m/1 है। चेक कर सकते हैं, यहां से नीचे देख लो, अल्फा इंटू बीटा यानी 3 दूनी 6। ये अगर 6m/1 के बराबर है तो m का मान सिंपली 6 नहीं आएगा क्या? आएगा ना? तो ये आपका उत्तर हो गया, खत्म बात। समझ में आई बात? छठवें सवाल पर आइए। किसी द्विघात समीकरण की बात कर रहा है, x² -4x + k का एक मूल x = 3 है, तो दूसरा क्या होगा?
अच्छा, अगर मैं यहां से ये बात अगर आपसे पूछूं कि भाई यहाँ पर मूलों का योगफल अगर आपसे बता पूछा जाए तो क्या होगा, मूलों का योगफल क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि 4 हो जाएगा। अब इस अल्फा पहले मूल और बीटा दूसरे मूल में एक दिया, 3 मान लो दिया है अल्फा का मान, तो 3 में जब एक जोड़िएगा आप तभी तो दोनों मूलों का योग 4 होगा ना, तो इसका मतलब दूसरा मूल क्या हो गया, x बराबर 1 हो गया, दूसरा मूल क्या आएगा, 1 होगा। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है ना कि अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट सही से पढ़ लिए, ये देखिए सब एग्जाम के ही क्वेश्चन है, ये आपने अगर कॉन्सेप्ट सही से पढ़े हैं या अच्छे से जाना है तो ये सब क्वेश्चन मुंह जवानी है, ओरल है, इसमें इसकी जरूरत की नहीं होती है, सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करके उत्तर आसानी से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट आइए, यदि द्विघात समीकरण की बात कर रहा है, अल्फा और बीटा दो मूल हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान 8 है, अल्फा माइनस बीटा का मान हमारे पास इतना दिया हुआ है। तो द्विघात समीकरण के अगर मूल दिए होते हैं मान लीजिए, तो समीकरण निकालने का तरीका क्या होता है, लिख देता हूं फिर से भाई, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, प्लस में अल्फा इंटू बीटा हो जाता है, यानी मूलों का गुणनफल हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स है, तो अल्फा प्लस बीटा का तो मान हो गया 8, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, ये तो कंफर्म है। अब सबसे पहले तो ये देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x आएगा, तो जैसे यहाँ प्लस है खत्म हो गया, यहाँ प्लस है खत्म हो गया। अब या तो आंसर ऑप्शन नंबर सी ये वाला होगा और या तो ऑप्शन नंबर ए पहला वाला होगा, कौन सा होगा ये देखना है। देखो इसके बाद यहाँ पे भाई आ रहा है अपने पास प्लस, तो प्लस ही जाएगा, माइनस तो नहीं जाएगा ना, तो ये यहाँ पर तो माइनस बोल रहा है क्या, माइनस माइनस बोल रहा ना, चेक कर लेते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे कुछ गड़बड़ हो रही हो, वैसे ऐसा मुश्किल है। देखिए चलिए मैं ये देखता हूं कि हमें ये दिया है कि अल्फा प्लस बीटा मेरे प्यारे दोस्त हमारे पास 8 दे रखा है और अल्फा माइनस बीटा हमारे पास 2 दे रखा है। तो अगर इस स्थिति में हम यहाँ से अल्फा और बीटा अलग अलग निकालेंगे तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, और दोनों को घटाकर 2 से भाग दे देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 यानी 3 आ जाएगा, यानी अल्फा 5 हो गया, बीटा 3 हो गया। 5 कहीं 15 होता है, प्लस रहेगा ही रहेगा, 15 आ जाएगा प्लस का। तो जो माइनस वाला हिसाब किताब है ना ऑप्शन सी वाला, ये भी खत्म हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन आंसर रहेगा। मतलब इस सवाल में मैं आपको ये अल्टीमेटली बता, मेरा उद्देश्य इस सवाल को करके आपको दिखाना नहीं था, मेरा उद्देश्य ये बताने की कोशिश थी कि आप इस सवाल में सिर्फ चिन्ह देखकर अपने प्रश्नों के आंसर तक पहुंच सकते थे। बाकी ऐसा कोई कठिन इसमें ना कैलकुलेशन है ना कुछ है कि कोई बच्चा ना कर पाए, जो करने पर आएगा 10 15 20 सेकंड लेकर कर लेगा, लेकिन सिर्फ अगर आप 2 से 5 सेकंड में कर पाएंगे तो वो तब कर पाएंगे जब आप इस कॉमन सेंस पर आएंगे कि हम साइन देख के भी आंसर लगा सकते हैं क्या। मैं आपसे हमेशा कहता हूं, फिर से एक बार कह रहा हूं, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब भी गणित के क्वेश्चन आप पेपर में या मॉक टेस्ट में सॉल्व करें, कभी भी आप क्वेश्चन पढ़ने के एक बार बाद 2 से 3 सेकंड में आप एक बार ऑप्शन पर नजर जरूर डाला करिए, विश्वास करिए कि बड़ी मदद मिलेगी। अगले सवाल पर आ जाते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, इसके मूल आवर्ती हैं। इसके क्वेश्चन ज्यादा इसलिए लिए हैं क्योंकि इसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक, आवर्ती मूल का मतलब रिपीटेड रूट है। अब रूट अगर रिपीट है तो डी का मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, और डी का मान 0 के बराबर होने का मतलब क्या है, डी का मान 0 के बराबर होने का मतलब ये भी तो है कि आप बी स्क्वायर बराबर 4ac लिख सकते हैं। अब बी यहां से क्या आएगा भाई, ए बराबर तो 1 आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, बी का मान के बराबर आएगा, एक्स का गुणांक के है, सी का मान भी के बराबर ही होगा क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म दिया है। तो बी स्क्वायर का मतलब के स्क्वायर बराबर 4, ए का मान 1 हो गया, सी का मान भी के बराबर हो गया। दो काम किए जा सकते हैं, समझने वाली बात है कि जैसे ये हमारे पास आ रहा है के स्क्वायर बराबर 4 के स्क्वायर बराबर 4 के, अब इसमें दो काम ये किए जा सकते हैं सोचने और विचारने का, या तो आप एक पहली बार की के से के को खत्म कर लीजिए, तो के की वैल्यू सीधे सीधे आपको 4 मिल जाएगी, के की वैल्यू सीधे सीधे क्या मिल गई, 4 मिल गई, काम खत्म। अब दूसरा काम देखिए कि अगर हमने ये देखा कि के स्क्वायर बराबर 4 के है और मैं ये चाहता हूं कि के की कुछ ऐसी वैल्यू रखी जाए जिससे ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, तो क्या हो सकती है, तो एक ही हो सकती है, के बराबर 0 जब रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, इसके अलावा तो कोई पॉसिबल नहीं है ना। तो के की वैल्यू या तो 4 मिलेगी या फिर क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो होंगे दो मान लेकिन एक बार में एक ही सेटिस्फाई करेगा ना।
तो आंसर क्या बनेगा, के का मान या तो 4 होगा और या किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है। अगले कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का मतलब हो गया समरूपता। और ज्योमेट्री का उसमें त्रिभुज का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा समय लेकर इसको बताऊंगा जरूर। जिसको आता है वो स्किप करके आगे बढ़ना, जिसको नहीं आता है वो समझ लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इसमें कंफ्यूज होंगे। सुनिए, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि मैं इसको आपको उतने ही सिंपल तरीके से बताऊंगा जितना सिंपल ये है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, बस ध्यान से सुनना। हमारे पास दो त्रिभुज है, मान लीजिए एक त्रिभुज का नाम हो गया ए बी सी और दूसरे त्रिभुज का नाम मैंने रख दिया पी क्यू आर। समरूपता क्या कहती है, जैसे समरूपता का मतलब होता है समरूप, रूप का एक जैसा होना, दिखने सुनने में एक जैसा होना। अच्छा, कोई चीज अगर दिखने सुनने में, या कोई दो व्यक्ति अगर मान लीजिए दिखने सुनने में एक जैसे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपस में बराबर है। वो देखने में सेम लगते हैं कि भाई ये और ये लगभग लगभग सेम है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो बराबर हो, है कि नहीं। अच्छा, अब इस बात को समझो जरा। समरूपता कब लगती है, जब पहली बात, मान लीजिए इस त्रिभुज का एक कोण ये है अल्फा और इस त्रिभुज का एक कोण ये है अल्फा। इस त्रिभुज का ये वाला कोण मैंने कह दिया कि ये बीटा है, इस त्रिभुज का ये वाला कोण मैंने ये कह दिया ये बीटा है, और यहां पे मैंने बोल दिया इस त्रिभुज का ये कोण थीटा है और इस त्रिभुज का ये कोण भी मैंने थीटा बोल दिया। तो यहां पर ये कहा जाएगा कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूप को इस प्रकार के साइन से डिनोट किया जाता है, ऐसे साइन से। तो समरूपता कब लगती है, जब एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, इसका दूसरा कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर हो, तीसरा कोण तीसरे त्रिभुज के तीसरे कोण के बराबर हो। यानी त्रिभुज के तीनों कोण अगर बराबर होते हैं, दो त्रिभुज के तीनों एंगल अगर बराबर होते हैं तो समरूप होता है। अच्छा, कई बार यहाँ पे कंफ्यूजन और भी होती है बच्चों को, मैं आपको ये बता देता हूं। पहले तो ये चीज समझ लीजिए कि जैसे ये समरूप होगा, तो समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। जैसे यहां पर अगर ये कोण अल्फा है तो अल्फा के सामने की भुजा क्या होगी, यहां पर बीसी है। यहां पर अल्फा कोण के सामने की भुजा क्या है, क्यू आर है। तो बीसी और क्यू आर का जो रेशियो होगा वो बीटा कोण के सामने की भुजा एसी बटे यहां पर बीटा कोण के सामने की भुजा पी आर, इसके रेशियो के बराबर होगी। साथ ही साथ थीटा कोण के सामने की भुजा ए बी और इस त्रिभुज में थीटा कोण के सामने की भुजा पी क्यू के रेशियो के बराबर होगी। कहने का मतलब समझ रहा है कि अगर कोई त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अच्छा, अब यहां पर कई बार कंफ्यूजन ये होती है, फॉर एन एग्जांपल, जैसे अगर मैं ये कह दूं कि इसका ये कोण अल्फा बीटा थीटा है। अब यहां पे मैं आपसे ये कहता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। मैंने ये कह दिया कि यहां पर ये कोण अल्फा है, ये कोण थीटा है और ये कोण बीटा है। अब यहां पर समरूपता लगेगी क्या, हाँ सर बिल्कुल लगेगी, क्योंकि तीनों एंगल आपस में तो बराबर हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर समरूपता कैसे लगेगी, भाई जो कोण बराबर है ना उसके सामने की भुजा के अनुपात को ही लेना है। ये आप हमेशा अपने दिमाग में बिठा लो, जो कोण आपस में दोनों त्रिभुज में बराबर है हमें उसके सामने की भुजा लेनी है। जैसे यहां अगर मान लीजिए हम कोण अल्फा ले रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मान लीजिए मैं अल्फा के रिस्पेक्ट में भुजाएं लेता हूं तो अल्फा के रिस्पेक्ट में यहां पर अल्फा के सामने की भुजा हो गई बीसी। अब अगर आपने यहाँ ये बीसी भुजा ली है तो आप यहाँ पे क्यू आर नहीं लेंगे, यहाँ पर इस अल्फा कोण के सामने की जो भुजा होगी यानी पी क्यू को आप लेंगे इसके रेशियो में। तो अल्फा कोण के रिस्पेक्ट में त्रिभुज एबीसी की भुजा ये हुई और त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा ये हुई। अब अगर मैं बीटा कोण के रिस्पेक्ट में बात करता हूं तो बीटा कोण के रिस्पेक्ट में यहाँ बीटा कोण के सामने की भुजा एसी है और यहां पर बीटा कोण के सामने की भुजा पी आर है। और अगर मैं थीटा कोण के सामने के रिस्पेक्ट में बात करता हूं तो इस त्रिभुज में थीटा कोण के सामने की भुजा क्या है, ए बी है ना, ए बी है, और यहां पर थीटा कोण के सामने की भुजा क्या है, क्यू आर है। तो अब इन तीनों के रेशियो जो होंगे आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब ये हो गया मेरे प्यारे भाई कि बीसी बटे पी क्यू, इसका जो रेशियो होगा एसी बटे पी आर, इसका जो रेशियो होगा, और यहां पर ए बी बटे क्यू आर, इसके जो रेशियो होंगे वो बराबर होंगे। यहां पर समरूपता इस प्रकार से लगेगी। और इसी में बच्चों को बड़ी भतेरी कंफ्यूजन रहती है, सवाल नहीं होते हैं ऐसे। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज और याद रखनी है कि समरूपता में संगत भुजाओं के अनुपात तो बराबर होते ही है, साथ में इनके जो क्षेत्रफल के रेशियो हैं, इनके जो एरिया होते हैं, दोनों त्रिभुज के जो एरिया बनेंगे
इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो इनकी संगत भुजाओं के, ये जो है ना संगत भुजाएं जितनी हैं इनके वर्ग के रेशियो के बराबर होता है। चाहे आप इसको लेके चलना, चाहे आप इसको लेके चलना, और चाहे आप इसको लेके चलना, इनके दोनों में से, तीनों में से किसी एक को लेके चलना। तो जो क्षेत्रफलों के अनुपात होते हैं वो उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि मैं इस दोनों त्रिभुज में, इसमें यहां से एक माध्यिका ऐसे खींच लूं, मान लीजिए ये किसी डी पॉइंट पर आ गई, और यहां से इससे एक माध्यिका मैं ऐसे खींच लेता हूं, ये एम पॉइंट पर आ गई। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल समरूप हैं तो इनकी जो माध्यिकाओं के रेशियो होंगे ना वो भी आपस में बराबर होंगे। माध्यिकाओं का जो रेशियो होगा वो भी आपस में बराबर ही होगा, m1 और m2 के रेशियो बराबर होंगे। ये अगर m1 है और ये m2 है तो इनके रेशियो भी संगत भुजाओं के तरीके बराबर होते हैं। और क्षेत्रफल की जब बात करेंगे ना तो इसके स्क्वायर को भी हम लेकर चल सकते हैं कि क्षेत्रफल जो होंगे वो इनकी माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर हो सकता है। यही सेम काम इनके परिमाप के साथ होता है कि परिमाप के रेशियो भी आपस में बराबर होते हैं, पेरीमीटर के रेशियो भी आपस में बराबर होते हैं। कि त्रिभुज एबीसी का जो परिमाप होगा, परिमाप ऑफ त्रिभुज एबीसी जो होगा उसका रेशियो परिमाप ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर, पेरीमीटर ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर के रेशियो से बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों समरूप हैं। ये याद रखना, ये है सिमिलरिटी का असली कॉन्सेप्ट। अब यहां पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो रोकना, जब भी आप देखो इसको आराम से समझना, और एक तुरंत कमेंट छोड़ देना कि सर ये बात बिल्कुल अच्छे से भेजे में घुस गई है ना, अच्छे से, क्योंकि ये 100% आपको आ गई है, ये आप खुद विश्वास कर रहे होगे। सवाल पर आते हैं, देखिए पहला सवाल। त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और बिंदु ई क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि डीई समांतर है बीसी के, एडी और डीबी का रेशियो दिया है, ई ए भुजा दी है, तो एसी का मान तो ऐसे ही निकाला जा सकता है 4.4। अब इसमें तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, अगर आपने सिमिलरिटी अच्छे ढंग से पढ़ी है ना तो बिल्कुल भी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं इसलिए बना दे रहा हूं कि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, एक पहले सवाल है चूंकि इससे थोड़ा सा और अच्छे से स्पष्ट हो जाए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो हमारे पास हो गया त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, ए बी भुजा पर डी एक पॉइंट है ये, और डीसी भुजा पर ई एक पॉइंट है ये। इसको जब मिलाया गया है तो इस प्रकार से मिली कि ये जो डीसी लाइन हमारे पास बनी, ये डीसी डीई लाइन जो बनी है वो बीसी के समांतर, ऐसा बोला गया, डीई बीसी के समांतर। अब ये बात को समझना कि यहां से आगे बात हम बाद ही में करेंगे, पहले इस बात को समझ लीजिए कि अगर डीई भुजा, ये साइड, बहुत ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, अगर ये साइड डीई साइड ये वाली, ये अगर बीसी साइड के पैरेलल हो गई, ये इसके पैरेलल हो गई, तो मैं ये आसानी से कह सकता हूं ना यहां पर कि ये वाला जो एंगल होगा, सॉरी, ये जो एंगल होगा इसका θ1 वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि दो अगर समांतर रेखाएं हैं उनको एक तिर्यक रेखा ऐसे काटती है तो ये एकांतर कोण होते हैं ये दोनों, तो ये इसके बराबर होगा θ1, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और ये वाला जो एंगल है ना ये हमारा दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन होगा। कौन कौन से में, अब देखो जरा कौन कौन से ट्राइंगल यहां बन रहा है, इसको भी तो समझो जरा। एक ट्राइंगल बन रहा है हमारा त्रिभुज ए डी ई, ये वाला दिख रहा है बनते हुए, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा बन रहा है भैया, दूसरा ट्राइंगल आप बोलोगे तो सर ये वाला बन रहा है, एक बड़ा वाला, ये ए बी सी और ए बी सी वाला, ये ट्राइंगल बन रहा है। अब ये दोनों ट्राइंगल के अगर तीनों कोण आपस में बराबर हो रहे हैं तो ये समरूप होंगे। अब समरूप होंगे तो समरूपता से ही सवाल को करना था। एडी और डीबी का रेशियो, एडी का रेशियो क्या है डीबी के साथ, एडी का रेशियो है 3, वेट, एडी का रेशियो है 3 और डीबी का रेशियो है 1, ठीक, ये 11 नहीं है 1 है, ऊपर देखो 1 लिखा है, ठीक, ये 3 और 1 होगा, 3 और 1 होने का मतलब पूरी भुजा जो हो गई वो 4 के रेशियो में हो गई। उसके बाद ई ए का मान 3.3 दिया है, ये हमारे पास एग्जैक्ट पॉइंट दिया है कि ये 3.3 है एग्जैक्ट। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस भुजा का रेशियो, इस त्रिभुज की इस भुजा का रेशियो अगर ये है 3 के अनुपात में,
और इसी त्रिभुज की ये भुजा हमारे पास 3.3 एग्जैक्ट दे रखी है। तो 3 से 3.3 पहुंचने का मतलब ये है कि जो गुणा हुआ होगा वो 1.1 का हुआ होगा ना। और इस बड़े वाले त्रिभुज की ये पूरी भुजा 4 के अनुपात में है। तो इस बड़े त्रिभुज की मतलब ये जो भुजा होगी एग्जैक्ट कितनी होगी, तो सर 4 से 1.1 का गुणा करके हम यहाँ पहुंचेंगे ना, 1.1 का गुणा। तो 4 से 1.1 का गुणा करोगे तो ये मान कितना आ जाएगा, 4.4 आ जाएगा। और यही आपका उत्तर था। ये है सिमिलैरिटी का गेम। मुंह जवानी आप सवालों को कर सकते हैं। अगले सवाल पर आते हैं, मेरे तो दोस्त देखना जरा। आइए, ये सवाल कह रहा है कि एच आई और जी एफ और डीई समांतर रेखाएं हैं। एच आई मतलब ये वाली भुजा, जी एफ का मतलब हो गई ये भुजा, ठीक है, और डी एफ का डीई का मतलब हो गई ये भुजा। ये तीनों आपस में समांतर हैं, जैसा कि हमें दिख भी रही है। इसमें कह रहा है डीजी जो है वो 6 है, डी से जी तक की दूरी, ये डीजी जो है ये हमारे पास 6 दे रखी है। जी एच का मान 4 है, ये हमारे पास 4 दे रखी है। एफ आई का मान 8 है, ये एफ से आई तक की भुजा 8 दे रखी है। और यहाँ पे ई एफ की वैल्यू, ये वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, कभी भी आपको 2 भुजाएं या 3 भुजाएं या 4 भुजाएं अगर आपस में समांतर दिखाई देती हैं और उनको अगर मान लीजिए कोई दो तिर्यक रेखा ऐसे काट दें, तो याद रखना कि ये जो पोर्शन होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा, ये जिस रेशियो में होगा, मान लो अगर एक्स के रेशियो में है तो ये पोर्शन भी हमारा एक्स के ही रेशियो में होगा। दूसरी बात, ये पोर्शन जिस रेशियो में होगा, मान लीजिए कि ये पोर्शन मान लो ए के रेशियो में है, तो ये वाला पोर्शन भी हमारा ए के ही अनुपात में होगा। ये समरूपता है। कैसे? अगर हम इनको आगे ऊपर मिला देंगे तो एक त्रिभुज का निर्माण कर देंगे। और त्रिभुज में अभी मैंने आपको बताया था समरूपता लगेगी ही लगेगी। ठीक है, यही काम था इस सवाल का। तो अगर ये 4 के रेशियो में है और ये 8 है, तो इसका मतलब इसका बिल्कुल एग्जैक्ट 2 गुना हो रहा है ना। कितने गुना हो रहा है? 2 गुना। तो ये अगर 6 के रेशियो में है तो यहाँ जो हिस्सा होगा वो भी इसका 2 गुना होगा। तो 2 गुना होने पर मतलब x का मान जो ई एफ था ना, वो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ये समरूपता है। सवाल देखिए कैसे होगा, बड़ी आसानी के साथ। अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में बिंदु एम ए बी साइड पर है। चलिए त्रिभुज एबीसी का निर्माण कर लेते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास हो गया ट्राइंगल एबीसी। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। और यहाँ पर ए बी साइड पर एम इस प्रकार है कि मान लीजिए ए बी भुजा है और यहाँ पर ए बी भुजा पर एम कोई बिंदु है, और बिंदु एन ए सी पर है, तो बिंदु एन को हमने ए सी पर कर लिया। ठीक है, कैसे है? इस प्रकार है कि बी एम एन सी एक समलंब बनाता है कि बी एम एन सी। तो अगर मैं इसको इससे ऐसे मिला देता हूं तो नीचे बी एम एन सी जो है ना, वो हमारे पास एक समरूप वो बन गया, समलंब चतुर्भुज बन गया। कह रहा है कि जो साइड एम एन है और बीसी का अनुपात 7 और 9 है। एम एन, ये एम एन है जो 7 है कि एक्स के रेशियो में मान लो, और बीसी भुजा जो है ये 9 एक्स के रेशियो में मान लेते हैं। ये 7 और 9 मतलब 7 और 9 मान लेते हैं। ठीक है, या 7 और 9 ही मान लो, एक्स ना लिखो, 7 और 9 ही कर लीजिए, समस्या तो कोई इसमें भी नहीं आएगी। तो कह रहा है त्रिभुज ए एम एन के क्षेत्रफल, ए एम एन त्रिभुज कहां है? तो आप बोलोगे सर ए एम एन त्रिभुज ये है। ध्यान से सुनना, ठीक है, एक मिनट देना। त्रिभुज ए एम, ये त्रिभुज ए एम एन की बात कर रहा है। तो ए एम एन ट्राइंगल जो है वो ये तो पूरे में आ गया। एक मिनट रुकिए, तो हम इसको सही कर लेते हैं। अगर ये पूरे में आ रहा है तो ये लाइन यहां से ऐसे बना देते हैं, अब शायद सही हो जाए। ठीक है, तो त्रिभुज ए एम एन कहाँ आ रहा है? त्रिभुज ए एम एन इतना है, और बी एम एन सी जो समलंब है वो कहाँ है? तो वो इतना है। इसके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले मेरे भाई ये देखो तुम कि इसमें जो हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज बन रहा है ये ऊपर वाला ए एम एन, बहुत ध्यान से सुनना, ये ए एम एन एक त्रिभुज बन रहा है, और एक त्रिभुज पूरा एबीसी बन रहा है। इनकी भुजाओं के रेशियो दे रखे हैं, तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। 7 का स्क्वायर क्या हो गया? 49, यानी छोटे त्रिभुज एम ए एम एन का क्षेत्रफल हो गया 49। 9 का स्क्वायर क्या हो गया? 81 हो गया, यानी हम ये कह 81 में ये कह सकते हैं कि पूरे बड़े त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा वो 81 होगा। अब 81 में अगर ये 49 है, खुद बताओ, अगर 81 में ये वाला हिस्सा 49 का है तो जो बचा हिस्सा होगा वही तो नीचे आएगा। 81 माइनस 49 जो होगा वो यहां पर होगा।
81 माइनस 49 यहां पर होगा, यानी कि 32 होगा। तो हमसे जो पूछा था उस प्रश्न का उत्तर आया नहीं आया? अभी आ गया ना। क्या आया सर? हमसे AMN 49 के रेशियो में हो गया और BMNC का क्षेत्रफल 32 के रेशियो में हो गया, तो 49/32 अपना आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ये है समरूपता। अब इसी के लिए बच्चा एग्जाम में क्या करता है, खूब ढेर सारा लिखेगा। अरे क्या जरूरत है। अच्छा, मैं तो ये भी कहूंगा, क्योंकि हालांकि ये सजेशन है, ये हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो चुकी है, काफी सालों से पढ़ा रहा, तो मैं ये कह रहा हूं ना कि ये डायग्राम भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये इमेजिनेशन का खेल है, प्योर इमेजिनेशन। अगर आपने सही से पढ़ा है तो इतना भी करने की सर आपको जरूरत होती नहीं है एग्जाम में, क्योंकि इतना कठिन क्वेश्चन था ही नहीं। अगले सवाल पर आइए। त्रिभुज एबीसी में AB और AC पर D और E दो बिंदु ऐसे इस प्रकार हैं कि DE समांतर है BC की। अब इससे सबसे पहला वाला सवाल हमारे दिमाग में तुरंत आ गया, DE BC के समांतर हो गए। AD का मान 2 है, ऊपर से AD का मान इधर 2 हो गया, BD का मान 3 है, नीचे से हमने देखा कि BD का मान हमारे पास 3 हो गया। इनके क्षेत्रफलों का, तो एक भुजा अगर 2 है और पूरी भुजा 5 हो गई, तो क्षेत्रफल का जो रेशियो है, इसके क्षेत्रफल का जो मान होगा वो कितना होगा, ये पूछ रहा है। 2/5 स्क्वायर कर देंगे, 4/25 आंसर हो गया। इमेजिनेशन है, मतलब अथवा कि मैं आपको बता देता हूं। देखो ये ट्राइंगल हो गया एबीसी, ठीक, सुनना ध्यान से। ट्राइंगल हो गया एबीसी, केवल समझने की जरूरत होती है, ठीक। ए बी पर डी बिंदु है, ए बी भुजा हो गई, इस पर पॉइंट डी हो गया, और ए सी भुजा पर पॉइंट हो गया ई, यही तो था। डीई को इससे ऐसे मिला दिया कि डीई भुजा बीसी के समांतर हो गई, दिख रही है समांतर हो गई। अब यहां पे बोला था एडी का मान 2 है, एडी का मान 2 हो गया, बीडी का मान 3 बोला था, ये 3 हो गया। तो इस पूरी भुजा को अगर हम देखेंगे तो 3 + 2 5 हो जाएगा। और समरूप त्रिभुज ये दोनों होंगे, संगत भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होते हैं, यस सर। क्षेत्रफल क्या होगा, संगत भुजा का वर्ग। यहां पर इस त्रिभुज की ये जो भुजा है ये 2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्षेत्रफल 4 हो जाएगा। इस त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज की एबीसी की ये पूरी भुजा कितनी है, ये पूरी भुजा, तो आप बोलोगे 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो पूरा क्षेत्रफल कितना होगा, 25 होगा, आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा क्या था, त्रिभुज एडीई और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। एडीई का क्षेत्रफल ऊपर 4 दिखाई दे रहा है, एबीई का क्षेत्रफल नीचे देखोगे तो ये लिखा हुआ 4/25 में, ये 25 लिखा था, यही पूछा था, तो सी आंसर हो गया ना। मतलब समझ पाए कि करना ज्यादा जरूरी नहीं है, समझना ज्यादा जरूरी है। ये सवाल है इसी का, सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट पर, ये आपको घर से करने की कोशिश करनी है। ये आज के लिए आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मतलब क्लास नहीं खत्म हुई, अभी तो कॉन्सेप्ट बाकी है। ये क्वेश्चन सिमिलैरिटी का आपको घर से करके मुझे आंसर कमेंट करना, सभी लोग कोशिश करना, नहीं आएगा कोई बात नहीं। और अभी तक आप अगर जुड़े हुए हैं, चैनल को फॉलो नहीं किया, तो मेरे प्यारे दोस्त चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि शुरुआत में ही बच्चे लाइक करते हैं, बाद में देखने वाले बच्चों सिर्फ देख के चले जाते हैं। गुरु दक्षिणा के रूप में कर देना चाहते हो तो लाइक और शेयर कर देना, और अगर नहीं देना चाहते हो कोई बात नहीं, ठीक है, चैनल को फॉलो जरूर कर लेना। अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है बच्चा अपना x + 1/x का। अब ये कॉन्सेप्ट अलजेब्रा का है, x + 1/x वाला। पहले बात समझना, देखो होता क्या है, ये एक दूसरे के रिवर्स का कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक चर राशि है x, और इसकी एक रिवर्स राशि हो गई, मतलब रिवर्स चर राशि हो गई 1/x। इन दोनों को जोड़कर हमारे पास सपोज कर लीजिए a आता है। इस पे ही बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। एक राशि हो गई x, इसकी रिवर्स हो गया 1/x, इन दोनों का अंतर हम मान लेते हैं कि यहां पर a है। इन दोनों से सवालों को करना होता है, बहुत बढ़िया वो होता है, आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस फोकस रखना यहां पर। अब सबसे पहले इसमें हम x + 1/x की चीजों को समझ रहे हैं कि अगर दो हमारे पास ऐसी राशियां हैं जो एक दूसरे की विपरीत है, रिवर्स है, तो उनके वर्ग को करेंगे, उनके घन को करेंगे, उनकी पावर 6 लगाएंगे, उनकी पावर 5 लगाएंगे, तो क्या आता है अपने पास। जैसे अगर x + 1/x का मान a दे रखा है, और कभी आपसे ये जरूर पूछ देगा कि x² + 1/x² का मान क्या होगा। हालांकि बहुत सारे बच्चों को याद होगा, लेकिन आगे की चीजें नहीं याद होंगी। ये होता है बच्चे a² - 2, मतलब यहाँ जो वैल्यू दी है ना, इसके वर्ग को करके इसी में 2 घटा देते हैं, तो हमारे पास इसका मान आ जाता है, ठीक। ये हो गया x + 1/x से जब हम x² + 1/x² निकालते हैं, यानी कि जो वैल्यू दी है उसका स्क्वायर करके 2 घटाना होता है, ठीक। अब अगर यहां से मैं x²
प्लस 1/x² से x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू पूछ दूंगा तो क्या होना चाहिए। देखिए हमने अभी एक चीज सीखी कि भाई जब हम पावर डबल करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, फिर से समझा दूंगा। यहां से यहां तक जब हम आए तो हमने पावर को डबल किया, यहाँ x⁴ थी, यहाँ पे भी x⁴ थी, यहाँ 2 हो गई, यहाँ 2 हो गई। तो जब पावर डबल करते हैं तो दी हुई वैल्यू में का स्क्वायर करके उसमें 2 घटाते हैं। भाई अब यहाँ पे भी तो पावर डबल ही कर रहे हैं, इससे पावर 2 गुनी 2 से 4 हो गई, फिर यहाँ पे भी 2 से 4 हो गई, तो पावर डबल हुई ना। पावर डबल हुई तो सेम प्रोसेस करना है, जो वैल्यू दी है उसका स्क्वायर करके 2 घटाना है। अब यहां पर जो वैल्यू दी है ना, वो क्या दी है, वो है a² माइनस की 2। तो इसका स्क्वायर करके आपको 2 घटाना होगा। a² माइनस 2 जो दिया है उसका आप स्क्वायर करिए और यहां पर 2 घटा लीजिए, बस ये मान हो जाएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ का। आप बात समझ पा रहे हैं अच्छे ढंग से, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है प्लीज। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। यहां से डायरेक्टली यहां से यहां आ रहा हूं, x प्लस 1/x अगर आपके पास दिया है और आपसे पूछ देता है मेरे प्यारे दोस्त कि x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा, क्यूब करना है। वो ध्यान से सुनना, हो सकता है हरा पेन आपको ना दिख रहा हो, कोई बात नहीं, मैं हटा देता हूं अगर ये नहीं दिख रहा है। फिर से बोल रहा हूं, x⁴ 1 है दोनों जगह, इसका मान अगर a दिया हो और पावर में 3 दे दिया हो, क्यूब कर दिया हो, साइन सेम ही है, प्लस ही है, यहां पे भी प्लस ही है, यहां पे भी प्लस ही है, हर एक बात का ख्याल रखना होता है। तो अगर x प्लस 1/x का मान देकर x³ प्लस 1/x³ का मान पूछता है तो आपको क्या करना होता है कि ये जो वैल्यू दी होती है उसका क्यूब करिए, यानी a का क्यूब करिए और इसी में इसका 3 गुना घटा लीजिए, यानी a³ माइनस 3 है। करेक्ट? हाँ सर, समझ में आया? करेक्ट। अब अगर जैसे यहां पे आपसे कह दिया भैया कि x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान बता दो, क्या करोगे? तो ध्यान से सुनो, अभी मैंने क्या बताया, अगर पावर डबल हो जाती है, देखना जरा यहां से, जैसे यहां से पावर 3 थी, यहां पर आई 6 हो गई, यहां पावर 3 थी, यहां पर आई 6 हो गई, तो पावर डबल हो गई कि नहीं हो गई? अब पावर डबल में आप क्या करोगे, बोलोगे सर पावर डबल में मुझे आपने बोला कि ये जो वैल्यू दी होगी ना इसका स्क्वायर करेंगे और इसमें से 2 घटा देंगे। मैंने कहा वेरी गुड, बस काम खत्म हुई। समझ में आया यहां से यहां तक कैसे आएंगे? समझ में आया ना? ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और पूछ दी जाती है कभी कभी, सर क्या क्या पूछ दिया जाता है इसमें? इसमें बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, हर एक चीज का ख्याल रखना होगा। देख भाई क्या पूछा जाएगा यहाँ पर, 1 मिनट देना, जरा इसको किनारे कर देता हूँ। शिट, 1 मिनट देना, तो इसको भाई किनारे कर देता हूँ। ये कैसे जाएगा किनारे, इससे जाएगा क्या? इससे नहीं जाएगा। 1 मिनट दे भाई, किससे जाता है किनारे? कोई बात नहीं, इसको बाद में देखता हूँ, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे और पूछ देता है, जैसे मान लीजिए ये दिया है आपके पास x प्लस 1/x, जानते हैं क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा कि x⁵ प्लस 1/x⁵ का मान क्या होगा। अभी मैं इसमें आपको एक चीज और बताऊंगा, मैं बोल रहा हूँ ना क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन समय के साथ आप चीजें सीख जाओगे, ठीक। ये जैसे पूछ दिया, याद रखना, ये कभी अगर पूछता है पावर 5 वाला सेक्शन या पावर 7 वाला सेक्शन, तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? जैसे x⁵ प्लस 1/x⁵ पूछ दिया, कैसे निकालोगे? x² प्लस 1/x² गुणे में x³ प्लस 1/x³ और माइनस में x प्लस 1/x, ये याद रखना है। बोले सर ये 5 में ये दोनों कैसे? हाँ 5 में दोनों ऐसे भाई, पावर 5 कैसे आएगी, जब आप x² इंटू x⁻³ का गुणा करेंगे, तो गुणे में पावर जुड़ती है ना, तो 3 प्लस 2 मिलकर क्या बनाएगा, 5। तो ये x² वाले टर्म और x³ वाले टर्म का हम आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं और लास्ट में इसको घटाते हैं। अब जैसे इसी में अगर 7 वाला हिस्सा पूछ दिया जाता कि भाई इसी से ये दिया होता, और ये जरूरत पड़ती, वैसे कम जरूरत पड़ती है कि x⁻7 प्लस 1/x⁻7 का मान बता दीजिए, तो क्या होता? तो हम पावर 3 वाले का हिसाब लेते हैं, 1/x³ और इसके साथ किसका गुणा होगा, 4 वाले का, x⁴ प्लस 1/x⁴ और माइनस में x प्लस 1/x, ये रहेगा। 9 वाला पूछता तो 5 लेते और 4 लेते, 11 वाला पूछता 6 लेते 5 लेते, आखिरी में x माइनस 1/x जरूर होगा। क्लियर?
कोई शंका नहीं, पक्की बात, आगे बढ़े। अब देखो यहां पर ये जैसे आपने हिस्से देखे प्लस वाले वैल्यू के, ठीक। अब यहीं पर थोड़ी जगह यहां से ले लेता हूं, ठीक है, मैं इधर हूंगा ना, यहाँ इतनी जगह में मैं आपको ये समझा रहा हूँ। हाँ, x माइनस वाले टर्म को देखो, जैसे हमारे पास कभी x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है, सपोज करिए a। अब यहां से पूछेगा क्या, यहां से पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। अब ये जो वैल्यू दे रखी है ना, इसका स्क्वायर करके साइन देखो, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस है, हमेशा ये वाला साइन जो आपसे पूछा जाएगा ना उसको लेके चलोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू आ जाएगा, करेक्ट। अगर यहीं पे आपसे पूछ देता एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, क्या करते, सेम काम, क्या करते, ए का क्यूब करते प्लस में थ्री ऑफ ए करते, प्लस कर देते। ये भी माइनस भी पूछा जा सकता है, प्लस भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे माइनस अगर पूछता है तो भी प्लस ही लगाना है, याद रखने वाली बात है। एक्स की पावर सिक्स पूछे या एक्स की पावर फाइव पूछे, करना सेम तरीका है, कोई झंझट नहीं है, बिल्कुल सेम तरीके से चीजों को आगे लेकर बढ़ना है, ठीक है। आप अगर बोलेंगे, आप अगर यहाँ पे ये कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि अगर आपको x प्लस वन अपॉन एक्स वाले पर एक स्पेशल क्लास चाहिए तो मैं जरूर दे दूंगा, क्योंकि ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा का। और होता क्या है मेरे प्यारे दोस्त, इस पर क्वेश्चन पूछे तो जाते हैं, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे सीडीएस का हो, चाहे रेलवे का हो, कोई भी एग्जाम हो, इस पर पूछे तो जाते हैं। आप ये मुझे कमेंट बता देना कि इस पर अगर आपको कोई स्पेशल क्लास चाहिए हो, क्या नाम है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स वाले तरीके पर, जिसमें कंप्लीट डिटेल मैं आपको दे दूं, तो आप मुझे बताना जरूर, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। बढ़िया सवालों के एग्जाम्पल के साथ आपको मजा आ जाएगी, दोबारा कभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में सीधा सीधा घुसाऊंगा, ठीक है। चलिए सवालों पर देखो, x की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर का मान 62 दिया है, x की पावर सिक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर सिक्स चाहिए। तो x की पावर सिक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर सिक्स लाने के लिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो कम से कम पता हो, या एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब तो पता हो, तो डबल कर लेंगे। अच्छा, अब अगर मान लीजिए कि ये नहीं पता है, तो हमें कम से कम x प्लस वन अपॉन एक्स का मान तो पता होना चाहिए ना, तब तो हम काम बना पाएंगे, नहीं तो काम नहीं बनेगा। x प्लस वन अपॉन एक्स पता हो या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पता हो, कुछ भी पता हो, अगर ये पता होगा तो इसका क्यूब कर देंगे, पावर 6 पे आ जाएंगे। बात को समझिएगा। तो अब यहां से कैसे निकालें, देखो जरा सुनो, x की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर हमारे पास दिया है, बराबर में 62 दिया। अब अगर यहां से मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है मेरे प्यारे दोस्त, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इधर भी दो जोड़ देता हूं और इधर भी दो जोड़ देता हूं, ये हो गया 64। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। और अगर x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर जो है, ये अगर आपके पास इतना दिया है, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, ये पावर फोर है, सॉरी ये पावर फोर है, दोनों तरफ मैंने दो जोड़ दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर 64 है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप मुझे बताइए कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 8 आ जाएगी। हाँ सर आ जाएगी। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सपोज करिए ये अपने पास आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ये आ गया। मैंने अभी आपको एक चीज बात पढ़ाई कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स का मान सपोज करो a दिया है, तो एक्स क्यूब पावर जब ट्रिपल करते हैं तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का मान क्या होता है, थ्री ए क्यूब माइनस का थ्री ए होता है कि नहीं होता, आप बोलोगे हाँ। इस हिस्से को आप ये समझो कि ये हमारे पास x प्लस वन अपॉन एक्स दिया है। अब हमें चाहिए x की पावर सिक्स, वेट, हमको चाहिए x की पावर सिक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर सिक्स, यानी पावर ट्रिपल करनी है, दो से छह करनी है, तीन गुना करनी है, तो तीन गुना करने के लिए आठ का क्यूब कर लीजिए और माइनस तीन गुणे आठ कर लीजिए, काम खत्म। आठ का क्यूब 512 और आठ कहें 24, तो 488 आपका आंसर हो जाएगा। अब कहां लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है, काम खत्म हो गया। आपने क्या किया, आपने एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल लिया। आप चाहो इसके बाद, अगर आप चाहो तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स निकालो, फिर उसके बाद उसका क्यूब करो, फिर स्क्वायर करो, या पहले स्क्वायर करो फिर क्यूब करो, यानी कुल मिला के आपको पावर 6 तक तो पहुंचना ही है ना, क्योंकि वही आपसे पूछा गया। अगला सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान दिया है, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का मान चाहिए, तो क्या करना होगा,
एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान दिया है, एक्स जीरो से बड़ा है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स तो निकालो पहले। तो अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान 31/9 दिया है, तो मैं दो इसमें तरफ जोड़ देता हूं और भाई दो इस तरफ जोड़ देता हूं, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, बहुत ध्यान से सुनना। और इधर हो जाएगा हमारे पास, अगर जोड़ते हैं तो 9 दूनी 18, 31 18 49, 49/9। अब इसका अगर वर्गमूल ले लेंगे तो हमारे पास सीधे सीधे x प्लस वन अपॉन एक्स का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7/3। ये x प्लस वन अपॉन एक्स का मान आ गया, और हमको क्या चाहिए था, क्यूब वाला चाहिए था। तो 7/3 का होल क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब 343, 3 का क्यूब 3 त्रिका 27, और इसमें 3 ऑफ ए माइनस कर लेंगे, यानी 3 गुणे 7/3 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 से 3 का काम तो खत्म हो गया। अब सोचिए इसको जब माइनस करें तो हमारे पास क्या होना चाहिए। मैं एक काम करता हूं कि जैसे ये 343/27 है, समझना ध्यान से, माइनस का 7 हमारे पास है, इसको माइनस करना, माइनस करके मिलेगा क्या, इसको देखो जरा। देखो नीचे तो 27 बना ही रहेगा, अगर हम सॉल्व भी करेंगे तो भी। मैं यहां पर सॉल्व करता हूं, जैसे मैं इसका इसमें गुणा करूंगा तो हमारे पास यूनिट डिजिट जो नंबर आएगा, जैसे 343 तो रहेगा ही, माइनस इसका गुणा करने में उसमें यूनिट डिजिट 9 आएगी, 13 में से 9 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास इकाई का अंक ऊपर 4 होना चाहिए। एक ही ऑप्शन में है ऊपर 4, ये आंसर हो गया। नीचे 27 तो बना ही था सब में, खत्म हो गया सवाल। ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे निपटानी है ये भी आप सीख सकते हो, है ना। अब कई बच्चे अगर इसी कैलकुलेशन को करें तो उसमें यहीं से उनको 15 सेकंड लग जाएगा यहां तक पहुंचने में, एक एक सेकंड बचाएंगे तब आगे काम बन पाता है। अगले सवाल पर आइए, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 5ab दिया हुआ है। यहां पे हमसे कह रहा है कि ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा, ये जो वैल्यू हमसे पूछी गई इस पर थोड़ा खास ध्यान देते हैं। जैसे अगर ये हमसे पूछा गया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। हाँ सर, ए अपॉन बी को अगर मैं एक्स बोल दूं तो ये 1/x हो जाएगा, उसका उल्टा ही तो लिखा है। तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अगर इसको देखें, और ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर अगर इसको देखें सही से। इतना तो समझ सकते हैं। हाँ सर, अब यहाँ पे देखो, जैसे ये 5ab है तो मैं ab से सब तरफ इस पूरे में डिवाइड कर देता हूँ, यहां से यहां तक राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों में ab से डिवाइड कर लेता हूँ। यहाँ पे करूंगा तो a अपॉन बी आ जाएगा, यहाँ पे करूंगा तो b अपॉन ए आ जाएगा, यहाँ ab से करूंगा तो 5 ही बना रहेगा। अब a अपॉन बी को आपने x लिखा था, b अपॉन ए 1/x हुआ था, ये बराबर 5 हो गया। तो अगर x प्लस 1/x 5 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बोले सर 5 का स्क्वायर 25 और -2 यानी कि 23 अपना आंसर हो जाएगा। आप समझ पाए इस सवाल का मतलब, इस तरीके का क्या एक वो था जिससे आप चीजों को कितना स्पष्ट देख पा रहे। नेक्स्ट आइए, x की वैल्यू दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान देखना। मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर कभी भी आपको x बराबर कोई भी रेशनल रूट ऐसे दिए, मान लीजिए a प्लस रूट भी दिया है या कुछ और दिया है, और इसके वर्ग और इसके वर्ग का अंतर एक है a स्क्वायर, और यहां पर जो रूट b है इसके स्क्वायर का डिफरेंस कभी भी अगर एक आता है, आपसे क्या चीज पूछी जा रही क्या नहीं पूछी जा रही मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूं, ध्यान से समझ लेना, सुन लो, कभी गलत नहीं होगा, ध्यान से समझ लो। ये अगर 1 दिया है तो मेरे प्यारे भाई, अगर ये x है और हमें जो चीज चाहिए, जैसे यहां से अगर ये दिया हुआ, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, तो यहां से जानते हैं आपके पास x प्लस 1/x क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ के ये जो वैल्यू दी है ना, इसका 2 गुना x प्लस 1/x होगा, यानी 2 ऑफ a आप कर देंगे, x प्लस 1/x होगा। x माइनस 1/x अगर कभी पूछता तो जो दूसरी वैल्यू दी है ना उसका 2 गुना होता है, यानी 2 रूट b होता है, ये होता। अब x प्लस 1/x अगर 2 इंटू ए हो गया, 2 इंटू ए होने का मतलब 3 दूनी 6 हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर, 36 में से 2 आप माइनस कर लेंगे, 34 आपका उत्तर हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, ट्रिक के रूप में है कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट आइए, x प्लस 1/x दिया हुआ है, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 निकालना है, क्यूब कर ले, 5 का क्यूब, पहले क्यूब करते हैं फिर पावर स्क्वायर कर लेंगे तो 6 आ जाएगा, 5 का क्यूब 25, सॉरी 5 का क्यूब हो गया 125, 125 माइनस 15 यानी 110 हो गया। बहुत ध्यान से समझना, ये वैल्यू आ गई एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू ये आ गई।
अब हमें 6 चाहिए, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 110 का स्क्वायर माइनस में 2, 110 का स्क्वायर क्या होगा 11 गुणे 11, 1121 जीरो जीरो, यानी 12,100 में से 2 घटाएंगे 12,098 आपका आंसर होंगे। क्लियर है बात। 19वां क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो यहां से ये जो टॉपिक चल रहा है, यहां पे ये x प्लस 1/x वाला सिस्टम खत्म हो गया। यहां पे जो अब इसके बाद से जो सवाल आएंगे ये अपने अलग कॉन्सेप्ट पर है, ये अपना कॉन्सेप्ट है कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो इसको समझा देता हूं जरा। मैंने कहा ना आपको थोड़ा सा समय हो सकता है ज्यादा ले लिया क्लास में, लेकिन जब आप क्लास करके निकलोगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई आज जो चीजें पढ़ी हैं वो वास्तव में पढ़ी है। कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो, इसमें राइटिंग धीरे धीरे सुधर जाएगी, अभी तो काफी सही हो गई है ना, आगे और सही हो जाएगी। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है सुनिए, इसको हिंदी में बोलते हैं योगांतर निष्पत्ति। योग का मतलब जोड़ना, अंतर का मतलब घटाना, निष्पत्ति का मतलब डेरिवेशन करना, यानी जोड़ और घटा के जब हम किसी चीज को डिराइव करते हैं तो ये इसमें आता है योगांतर निष्पत्ति में। क्या मतलब सुनिए, जैसे हमारे पास सिंपल सी भाषा में आपको बता देता हूं जिससे आपका समराइज वे में चीजें कवर हो जाए। जैसे मान लीजिए ए बटे बी लिखा है, थोड़ी राइटिंग यहाँ पर गड़बड़ आ रही है, एक मिनट देना जरा, और थोड़ा तिरछा होता हूँ ताकि सही लिख पाऊं। जैसे हमारे पास मान लीजिए ए बटे बी लिखा है और ये बराबर है सी बटे डी के। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो ये कहता है कि हम दोनों ही तरफ अंश में, दोनों ऊपर नीचे और नीचे दोनों तरफ अंश वाला हिस्सा लिख लेते हैं। ए को दोनों तरफ लिख दिया, हर वाले हिस्से को ऊपर जोड़ के लिख दीजिए और नीचे घटा कर लिख दीजिए, और सेम यही काम आप यहाँ पे करिए। जो अंश में लिखा था उसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ लिख लीजिए, हर वाले को ऊपर जोड़ लीजिए और अंश वाले को घटा लीजिए। ये हिस्सा कहलाता है कंपोनेंडो डिविडेंडो का। क्या करना हुआ समझ पाए। अच्छा, इसके बाद जब हम इसमें फिर से एक बार कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं, जैसे ये हमारे पास लिखा था ए प्लस बी, गौर फरमाइएगा सरकार, यहां पर ए प्लस बी लिखा था। ए प्लस बी को हमने अंश और हर दोनों जगह लिख दिया, ठीक, ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब जो हर वाला हिस्सा है ऊपर जोड़ के लिख रहा हूं प्लस ए माइनस बी, और नीचे घटा के लिख रहा हूं तो माइनस ए प्लस बी हो गया। सेम काम मैं यहां करता हूं, सी प्लस डी मैंने दोनों जगह ऊपर और नीचे लिख दिया, नीचे वाले हिस्से को ऊपर जोड़ के लिख रहा हूं तो सी माइनस डी आ गया, नीचे घटा के लिख रहा हूं तो माइनस सी प्लस डी आ जाएगा। ये लिख दिया। अब देखो इसका फर्क क्या पड़ता है, इसकी मैंने आपको क्यों बताया समझना। यहाँ पे माइनस बी से माइनस प्लस बी कट जाएगा, माइनस ए से माइनस ए कट जाएगा। यहाँ माइनस डी से प्लस डी खत्म हो, यहाँ माइनस सी से माइनस प्लस सी खत्म। ऊपर क्या आएगा इधर 2a, नीचे क्या आएगा 2b, 2 से 2 खत्म, a अपॉन बी। यहाँ पे ऊपर क्या आएगा 2c, यहाँ पे नीचे क्या आएगा 2d, 2 से 2 खत्म, c बटे डी। कहने का मतलब समझ रहे हो, ये फिर से वापस वहीं पर आ गए जहां से हमने शुरुआत करी थी, a बटे बी बराबर c बटे डी से। कहने का मतलब ये है कि आप दो बराबर क्वांटिटी या दो बराबर राशियां जो दी हैं, अगर उसमें दोनों ही तरफ समान रूप से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं तो दूसरी बार में, पहली बार ये हो गया और इस पहली बार से दूसरी बार यहां पर आ गए, तो दूसरी बार आप अगर सी एन डी उसमें दोबारा लगाते हैं तो फिर से आपको वही मिल जाएगा जो आप जहां से आपने शुरुआत करी थी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, क्लियर है ना बात, ठीक है ना, ठीक है। अब यही काम करना होता है। इसमें जो सवाल बनते हैं भाई मैं आपको बताऊं, अर्थमेटिक में भी सवाल बनता है, ज्यादातर इसमें सवाल बनते हैं अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के, जिसमें बच्चे त्रिय गुणा करते हैं जबकि उनको ये करना चाहिए। अलजेब्रा और ट्रिगो में बहुत अच्छे सवाल बनते हैं इसमें। बच्चा क्या करता है, वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जूझ के रह जाता है। मैं आपको दिखाता हूं सवालों से, चलिए आइए देखिए। ये एक सवाल है, ये हमारे पास मेरे प्यारे दोस्त एक सवाल दिया हुआ है। अब यहाँ पे a बटे बी पूछ रहा है। अब अमूमन क्या करेगा बच्चा, कहेगा सर 2/1 करते हैं और दे गुणा भाग चालू करते हैं। नहीं करना, आप लगाइए ना सी एन डी लगाइए। देखिए यहाँ पर सी एन डी में पहला पहला सवाल है, इसलिए पूरा कर देता हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ लिख दिया। नीचे वाला जो हर था उसको ऊपर जोड़ लेते हैं, यानी 2ab को हमने ऊपर जोड़ लिया और नीचे आके हमने इसी को 2ab को घटा लिया। यही काम हमें राइट हैंड पे करना है कि जो ऊपर लिखा था उसको जोड़ लेते हैं और जो नीचे है उसको एक बार जोड़ लेते हैं, एक बार घटा देते हैं।
ये हो जाएगा हमारे पास 3/1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ऊपर हमारे पास दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे सर हमारे पास क्या दिख रहा है, नीचे हमारे पास दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये बराबर में हमारे पास दिख रहा है 3/1। अगर हम इसका वर्गमूल ले लेंगे तो ऊपर हमारे पास क्या आएगा, ऊपर हमारे पास आएगा a प्लस बी, यहाँ पे आएगा a माइनस बी, इधर वर्गमूल ले लेंगे तो ये √3 हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा। इसमें फिर से CND अगर आप लगाओगे, अप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा a अपॉन बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर हो जाएगा √3 प्लस 1, और नीचे हो जाएगा √3 माइनस 1। ये आपका आंसर हो जाएगा a अपॉन बी, यही पूछा गया था ना, a अपॉन बी। अब आप सोचो, ये जो तरीका है अगर आप इसे 2 4 10 15 20 सवालों में अप्लाई कर लेते हैं, तो भाई साहब ये जो मैंने इतना यहाँ आपको लिखित रूप में बताया है, ये आप वर्बल करेंगे। वर्बल का मतलब समझते हैं, वर्बल का मतलब होता है मुंह जवानी करेंगे। लेकिन मुंह जवानी किसी भी चीज को गणित में करने के लिए उससे पहले की जो मेहनत होती है ना, वो करनी पड़ती है, और मुझे लगता है आपको भी करनी चाहिए। ठीक है, अगले सवाल पर आए भाई। मुंह जवानी करते हैं, समझने की कोशिश करना, ठीक है सभी लोग। जैसे इस सवाल पर आते हैं, ऊपर जो हिस्सा लिखा है उसमें उसको दोनों तरफ लिखना है, एक बार नीचे वाले को ऊपर जोड़ना है, एक बार घटाना है। अब जैसे इस सवाल में मैं लिख देता हूं, जैसे ये लिखा है x³ प्लस 3x, इसको ऊपर और नीचे हमने दोनों तरफ लिख दिया, x³ प्लस 3x। जो नीचे का हिस्सा है उसको मैं ऊपर जोड़ के लिखता हूं, ये हो गया 3x²। समझदार बच्चे अब तक तुरंत समझ गए होंगे। और नीचे घटा के लिखता हूं तो यहाँ पे हो जाएगा -3x² और -1। देखो ऊपर हमारे पास 189 लिखा था, 189 189 दोनों तरफ लिख देते हैं, प्लस ऊपर हमारे पास 61 आ जाएगा, नीचे हमारे पास -61 आ जाएगा। समझदार बच्चे ने तुरंत अंदाजा लगा लिया होगा कि सर इसमें आगे क्या करना है। सर ये हमारे पास x+1 का होल क्यूब बन रहा है, ये हमारे पास x-1 का होल क्यूब बन रहा है। मतलब हर एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए, कट टू कट, तब तो बढ़िया लगेगा। अब ऊपर जोड़ेंगे तो सर हमारे पास जानते हैं क्या आएगा, ऊपर जोड़ेंगे तो 9 1 10 250 हो जाएगा, और नीचे जोड़िएगा तो हमारे पास 9 - 1 8, 18 - 6 128 हो जाएगा। अब 2 से अगर काटेंगे दोनों को तो इधर आ जाएगा 125, और इधर आ जाएगा भाई 64। ये क्यूब था तो क्यूब रूट लेना आसान हो गया। ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा x+1, क्यूब रूट उधर ले लेंगे, नीचे बन जाएगा x-1। 125 का क्यूब रूट 5, 64 का क्यूब रूट 4। फिर से CND लगा दीजिए, कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो x अपॉन 1 हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, 5 + 4 9, नीचे 5 - 4 1, यानी x का मान जो पूछा गया है ना, वो अपने पास क्या आ गया, x की वैल्यू हमारे पास आ गई भाई 9। x की वैल्यू 9 आ गई, रखिए 9 का स्क्वायर 81, 9 3 27, और प्लस में 1, तो 7 दोनों इकाई में 9 आ जाएगा, 109 आपका आंसर हो जाएगा। पक्का है ना, 80 20 और 7 दोनों 109 आपका उत्तर हो गया। और ये सारी चीजें जब आप CND में सीखते हो ना, तो एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। ऐसा नहीं कि सवाल सिर्फ सवाल के लिए, नहीं, इससे कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, मैं जानता हूं 100%। ये सवाल देखिए 2x+3 का मान चाहिए, ये तब तक नहीं निकलेगा जब तक x की वैल्यू नहीं निकलेगी, और x की वैल्यू को CND से लगाने का कोई अच्छा तरीका नहीं होगा। तो मतलब अंश को हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना, अंश जो हिस्सा है, ये अंश वाला हिस्सा है, इसको दोनों जगह लिखना होगा, ऊपर और नीचे। नीचे वाले हिस्से को ऊपर जोड़ना होगा, ऊपर वाले हिस्से को, नीचे वाले हिस्से को नीचे घटाना होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक बार ये जो दोनों हिस्से, जैसे मैं ये कहता हूं, ध्यान से सुनना, जैसे आपके पास a/b लिखा है, तो जब इसमें आप CND लगाते हो तो a + b ऊपर आता है और a - b नीचे आता है, ये तो होता है। यानी ये दोनों को जोड़कर ऊपर लिखते हैं और दोनों को घटा के नीचे लिखते हैं, यही तो करते हैं। तो इसके लिए एक स्टेप थोड़ी बढ़ाएंगे, अब ये काम यही कर लेंगे ना डायरेक्ट, एक स्टेप बढ़ाने की क्या जरूरत है इसके लिए। हटाइए इसको, एक स्टेप नहीं बढ़ाते हैं, सीधे सीधे यही काम यहीं पे एक साथ करते हैं। दोनों को अगर आप ऊपर और ये जो लिखा है इसको जोड़ेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। यहां पर हमारे पास ऊपर जोड़कर ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर जोड़कर आएगा 2√x+1 आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आएगा। जब सर घटाइएगा ना इनको, इसको हटाते हैं पहले, ध्यान से सुनना, जब आप इसको घटाएंगे तो घटाने पे क्या होगा, ये साइन यहाँ माइनस का होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये दोनों जुड़कर यहाँ पर आ जाएगा 2√x-1। करेक्ट है, हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई। इधर क्या होगा, 2/1 है तो ऊपर हमारे पास 3 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा। ये 2 से ये 2 का काम खत्म हो गया, खत्म हो गया, हाँ सर।
ये जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है जैसे रूट ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस वन, तो अगर हम रूट लिख देते हैं इसका तो हमारे पास यहां से एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन आएगा। कितना आ जाएगा तो बोलोगे सर रूट थ्री अपॉन वन होगा। अब सी एन डी लगाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी x बटे वन, इसमें सी एन डी लगाना है x बटे वन, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा सर रूट थ्री प्लस वन हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा रूट थ्री माइनस वन। ये सी एन डी लग गया, बात खत्म हो गई। x की वैल्यू हमारे पास रूट थ्री प्लस वन आ गई। और अगर इसको मतलब जैसे वो करना चाहो कि मतलब और सिंप्लीफाई करना चाहे तो और सिंप्लीफाई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। यहां से हमने सी एन डी लगाया, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया, तो यहां तक हम पहुंच गए हैं। यहां तक किसी को कोई समस्या दिख रही हो, समझ में आ रही तो पूछो, नहीं आ रही। ये आ गई हमारे पास एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू यहां रखना है, आंसर लेना है। जैसे ये लिखा था टू, बहुत ध्यान से सुनना आप, ये टू लिखा था, एक मिनट, ये टू लिखा था। टू इंटू क्या होगा, रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन, गौर से सुनना, और प्लस थ्री। अब अगर यहां परिमेयकरण करते हो, परिमेयकरण करने पर रूट थ्री माइनस वन का साइन चेंज होकर ऊपर गुणा होगा, रूट थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, टू रूट थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर यानी कि चार प्लस टू रूट थ्री बनेगा। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर यानी और रूट थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर, तीन माइनस एक दो बन जाएगा, बटे में ये हो गया दो, और प्लस में है तीन। दो कॉमन करके काट सकते हो, बाकी जो बचे उसको जोड़ जाड़ के लिख सकते हो। ठीक, ये आपका ये हिस्सा हो जाएगा। एक ऑप्शन इसमें दिया नहीं, लिखा नहीं है क्या, चलो कोई बात नहीं, नहीं लिखा है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। ठीक, तो जैसे ये दो गया, दो दूनी चार, तो चार दूनी आठ यहां पर हो जाएगा, आठ तीन ग्यारह हो जाएगा, ग्यारह प्लस चार रूट थ्री आपके हिसाब से आंसर हो जाएगा। करेक्ट है। मैं फिर से आपको एक बार समझा रहा हूं पूरा सवाल डिटेल में, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, रूट टू ऑफ रूट एक्स प्लस वन यहाँ आ जाएगा, टू ऑफ रूट एक्स माइनस वन यहाँ आ जाएगा, दो और एक तीन, और नीचे दो माइनस एक यानी एक, दो से दो कट जाएगा। रूट ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस वन का मान तीन बटे एक, रूट हटा लेंगे तो एक्स प्लस वन बटे एक्स माइनस वन का मान रूट थ्री अपॉन वन, क्योंकि वन का वर्गमूल वन ही होता है। इसमें फिर से सी एन डी लगा दी यहां पर, तो एक्स बटे वन हो जाएगा, रूट थ्री प्लस वन रूट थ्री माइनस वन, ये मान हो गया हमारे पास एक्स का। यहां तक किसी को समस्या दिख रही हो तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना, फिलहाल नहीं होगी। अब जैसे ये एक्स की वैल्यू आ गई, ये एक्स का मान उठा के यहां रख देना। यहां पर मान रखने के बाद जो बची हुई वैल्यू होगी यहां पर, इसमें आप परिमेयकरण कर लीजिएगा, रेशनलाइजेशन कर लीजिएगा, यानी रूट थ्री माइनस वन में माइनस का साइन प्लस करके अप एंड डाउन दोनों का गुणा होगा। सिंपल सी बात है। अगले सवाल पर आता हूं। अब देखिए यही कंपोनेंडो डिविडेंडो आपका इसमें लगेगा ट्रिग्नोमेट्री में। सिंपल सी बात, दोनों तरफ लगाते हैं तो यहां पर हमारे पास सीधे सीधे क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, बटे में वन हो जाएगा। और इधर अगर आप सी एन डी लगाएंगे तो इधर हो जाएगा रूट थ्री बटे में दो हो जाएगा। अब साइन थीटा बटे वन बराबर रूट थ्री बटे दो है, तो इसका मतलब साइन थीटा का मान रूट थ्री है, और साइन थीटा का मान रूट थ्री तभी होता है जब थीटा की वैल्यू 60 हो, यही पूछा गया था। अब इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों में हमने क्या लगा दिया, कंपोनेंडो डिविडेंडो। अगला सवाल, सेक थीटा का मान पूछ रहा है। आइए देखो, इन दोनों में अगर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो ऊपर की तरफ हमारे पास कोसेक थीटा होगा, और नीचे तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। इधर हमारे पास हो जाएगा सात प्लस एक, और इधर हो जाएगा सात माइनस एक, यानी कि ये हो जाएगा आठ बटे छह, आठ बटे छह को चार बटे तीन करके दो से काट के डायरेक्ट लिख दिया। अब आपको अगर ये जानकारी हो कि कोसेक थीटा बटे कॉट थीटा जो होता है ना, यही सेक थीटा होता है, तो ये कोसेक थीटा बटे कॉट थीटा को अगर हम सेक थीटा डायरेक्ट लिखेंगे तो सेक थीटा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, चार बटे तीन आ जाएगा, और डायरेक्ट हमारा आंसर फोर बाई थ्री, जहां ऑप्शन नंबर बी है, ये अपना आंसर बनाएगा। भाई क्यों होता है ये डायरेक्ट, ये भी बता देता हूं, याद होना चाहिए। जैसे कोसेक थीटा को आप क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा को वन अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, करेक्ट। और कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा खत्म हो जाएगा, वन अपॉन कॉस थीटा जो होता है ना, वही सेक थीटा होता है। तो डायरेक्ट ये जो वैल्यू थी, इसको हमने किसके रूप में देख लिया, इसको हमने सेक थीटा के रूप में ही देख लिया, करेक्ट है।
समझ में आ गई बराबर। अब यहां से आपका अगला क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट शुरू होता है जो कि है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, पूरक कोणों का। उसको भी आप देख ही लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट, ठीक है। राइटिंग में थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, वैसे इतनी भी वो नहीं है कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बोर्ड ले लेंगे तो बोर्ड में तो बिल्कुल सुंदर मोती से ऐसे अक्षर लिख जाते हैं इसमें, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्त? दो ऐसे कोण, मान लीजिए थीटा वन और थीटा टू, दो ऐसे कोण हैं जिनका योगफल अगर 90 डिग्री होता है तो ये पूरा कोण कहलाते हैं, जिसको इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इसका फायदा क्या होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, अगर दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो इसके बड़े फायदे हैं। कहां कहां फायदे हैं मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अगर आपके पास कभी भी लिखा हो साइन थीटा वन बराबर कॉस थीटा टू, अगर ये है जैसे जैसे, तो ये बराबर तभी हो सकते हैं जब दोनों के कोणों का योगफल हमारे पास 90 डिग्री है। साइन जो कि कॉस में चेंज होता है, कॉस जो कि साइन साइन में चेंज होता है, तो ये दोनों तभी बराबर होंगे जब इनके कोणों का योगफल 90 डिग्री होगा। वैसे ही सेक किस में चेंज होता है? सेक चेंज होता है कोसेक में। जैसे सेक थीटा वन बराबर होगा कोसेक थीटा टू के। ये तभी बराबर हो सकते हैं जब कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, या फिर आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर tan थीटा वन बराबर cot थीटा टू लिखा है तो ये भी तभी होगा जब दोनों के कोणों का योगफल 90 डिग्री होगा। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक। ये 90 डिग्री होता है तो इनकी वैल्यू डायरेक्ट आप 1 लिख सकते हो। दूसरी बात, कभी भी आपको ऐसे दिखाई दे कि tan थीटा वन इंटू टेन थीटा टू लिखा है, ठीक। tan थीटा वन इंटू टेन थीटा टू लिखा है तो इसका मान 1 हो जाएगा अगर दोनों के कोणों का योग 90 डिग्री है। cot थीटा वन इंटू कॉट थीटा टू लिखा है तो इसका भी मान 1 के ही बराबर होगा अगर दोनों के कोणों का योग 90 डिग्री है। तीसरी बात, कभी आपके पास कभी आपके पास साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा टू, ये अगर दोनों योगफल में है, दोनों के कोण है 90 डिग्री बना रहे हैं तो मान 1 होगा। या सेम तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू, कॉस स्क्वायर थीटा टू लिखा है, इनके भी कोणों का योग 90 डिग्री अगर होता है तो इसका भी पूरी वैल्यू 90 के बराबर होती है। पहली ये दो बातें हो गई। एक और बात आपको समझनी है, जो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट ये कहता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, लिख लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा अपना, ठीक है। चौथा पॉइंट इसका ये कहता है भाई कि अगर आपको ये दिखाई देता है कहीं पर साइन थीटा वन बटे में कॉस थीटा टू, यानी साइन और कॉस बटे में दिखाई देते हैं तो इनका मान 1 होगा अगर दोनों कोणों का योग थीटा वन और थीटा टू जो है वो अगर 90 होता है। टेन थीटा वन बटे में कॉट थीटा टू, अच्छा ये इसमें ये भी हो सकता है कि ये दोनों विपरीत लिखे, कॉस थीटा ऊपर लिख सकता है, साइन थीटा नीचे लिख सकता है। मतलब दो त्रिकोणमितीय अनुपात जो आपस में बदलते हैं वो अगर बटे में है और उनके कोणों का योग 90 डिग्री है तो उसका मान 1 होता है। जैसे इसी में अगला हिस्सा क्या है कि अगर आपको ये दिखाई दे कि सेक थीटा वन बटे में कोसेक थीटा टू लिखा हो, कोसेक थीटा टू लिखा हो, और इसका भी मान 1 तभी होगा जब इनके कोणों का योगफल कितने डिग्री बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अच्छे से पढ़ें, हर एक चीज डिटेल में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समय लगेगा, लगाएंगे। सवाल पे आते हैं। साइन 27 कॉस 63 बटे में कॉस स्क्वायर 27, सेक 27 कौशिक 63 बटे में टेन स्क्वायर 45, मान क्या होगा? आइए देखिए जरा। देखो ये जो कॉस 63 डिग्री है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग साइन 27 लिख सकते हैं, करेक्ट है, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो साइन 27 इंटू साइन 27, साइन स्क्वायर 27 बटे में कॉस स्क्वायर 27 है, तो साइन बटे कॉस का मतलब क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर 27 हो जाएगा, या टेन स्क्वायर 27 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, माइनस इधर आइए, टेन 45 का मान होता है 1, स्क्वायर करेंगे तब भी 1। कॉसेक 27 और कोसिक 63, तो कोसिक 63 को हम लोग सेक 27 लिख ही सकते हैं। आप बोलोगे कोसिक 63 को हम सेक 27 लिख सकते हैं, तो सेक 27 और सेक 27 सेक स्क्वायर 27, हाँ सर हो जाएगा ये सेक स्क्वायर 27।
अब आपने ये तो पढ़ा होगा, इससे तो आप मना नहीं कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये बराबर 1 होता है। तो अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है तो इसका जस्ट रिवर्स जो होता है ना, याद रखिएगा इस बात को भी कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अगर कभी आपके पास लिखा दिखाई देता है तो ये -1 होता है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि टेन स्क्वायर 27 माइनस सेक स्क्वायर 27, यानी टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो आंसर क्या बनाएगा -1। नेक्स्ट आइए, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ बाय अनुराग दीक्षित को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आपको जहां पर चैनल की वो होती है, शुरुआत होती है, वहां पर आपको लिखा दिखाई देगा, या डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे मैथ बाय अनुराग दीक्षित खोजेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। बहुत ज्यादा लोग नहीं, शायद 903 या 904 लोग ही अभी जुड़े हैं। आगे धीरे धीरे अपना कारवां बढ़ता चलेगा, आप लोगों के सहयोग से शेयर करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे तो कारवां बढ़ ही जाएगा। ठीक है, ये सवाल आता है, साइन 23 कॉस 67, दोनों के कोणों का योग 90 बन रहा है, साइन और कॉस है तो ये 1 हो जाएगा। कॉस और साइन है, दोनों के कोणों का योग 90 बन रहा है, ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 बन गया। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सवाल हो गया। कॉस 80 और कोसिक 10, कोसिक का मतलब 1/sin, यानी इस कोसिक को अगर हम नीचे लिखेंगे तो इसको हम साइन 10 लिख सकते हैं। तो कॉस बटे साइन, एंगल का योग 90, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये सिर्फ 3 बचेगा। सेम तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो cos 59 और cosec 31 ये दोनों मिलकर 1 हो जाएंगे, तो यहाँ 2 बचेगा, तो 3 + 2 5 अपना उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 + 2 5 अपने प्रश्न का आंसर हो जाएगा। टाइम नहीं लेना है इसमें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में टाइम देना नहीं होता है। अगले सवाल पर आइए, सेक स्क्वायर 59, देखिए ये जो कॉट लिखा है स्क्वायर 31, इसे आप टेन स्क्वायर 69 लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो गया, 1 का गुणा 6 में करेंगे तो इधर 6 हो जाएगा, प्लस साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये दो का गुणा 2/3 का गुणा 1 में होगा, तो ये 2/3 आ जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर 56 और टेन स्क्वायर 34, बहुत ध्यान से सुनना, टेन स्क्वायर 56 और टेन स्क्वायर 34 दोनों 10 में है, कोणों का योग 90 हो रहा है, ये 1 बना लेगा। 1 का मल्टीप्लाई 3 इंटू वाई में होगा, तो यहां पर आ जाएगा 3y, और बराबर में अपने पास y/3 दिया ही था। 6 × 18 तो 20/3, ये इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का y/3 हो जाएगा, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 3y हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे हमारे पास 3 बना रहेगा। अब यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे प्यारे भाई क्या आ जाएगा, 20 - y बराबर में 3 का इधर गुणा हो जाएगा 9y। अब आप बताओ मुझे ध्यान से सोचकर, y का मान ऐसा क्या रखें कि दोनों तरफ की वैल्यू बराबर हो जाए, सोच के बताना। सर 2 रख दीजिए, अगर हम 2 रखते हैं y का मान तो इधर 18 हो जाएगा, इधर 2 रखेंगे तो भी 18 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर y की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बात क्लियर हो गई। तो ये आज के आपके पांचों कॉन्सेप्ट हो गए, और पांचों कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल भी मैंने कराए। पांचों कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश करी। इसके बावजूद अगर आपको ये लगता है कि कोई ऐसा इन 5 कॉन्सेप्ट में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको कम समझ में आया, तो उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स जरूर कर दीजिएगा। मैं अलग से इस कॉन्सेप्ट पर स्पेशल वीडियो बहुत सारे प्रश्नों के साथ बना दूंगा, ताकि आपको एग्जाम के समय या मॉक लगाते समय कोई किसी भी प्रकार की समस्याएं ना हो। क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हो, डे 2 को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे दोस्त, इसके साथ ही साथ आप एक बार चैनल पर जरूर विजिट कर लीजिएगा, मैथ बाय अनुराग दीक्षित पर। आप उस पर लिखेंगे यूट्यूब पर मैथ बाय अनुराग दीक्षित, ऐसे आपको ये दिख जाएगा। 54 या 53 वीडियोस पड़े हैं, और इसमें आप जब वीडियोस वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको शॉर्ट ट्रिक के बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, या डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट पे आ जाएंगे तो भी आपको चीजें दिखेंगी। जैसे आप प्लेलिस्ट पर आएंगे तो आपको 3-4 प्लेलिस्ट दिखेंगी। जैसे एक दिखेगी लेटेस्ट जॉब गवर्नमेंट न्यूज की, जिसमें जो भी गवर्नमेंट जॉब आती है उसके विषय में डिटेल देना, किसी की पोस्ट के विषय में बताना, क्या जॉब प्रोफाइल होती है, क्या सैलरी होती है, क्या वेतनमान होता है, कितनी देर ड्यूटी करनी पड़ती है, कहाँ जॉब लगती है, कौन सा शहर में लगती है, वो आपको इसमें दिखेगा डिटेल नोटिफिकेशन। एक है कंप्लीट अर्थमेटिक और एडवांस मैथ, जिसमें अभी हम लोग चल रहे हैं। एक है 500 मोस्ट क्वेश्चन ऑफ
मैथ, मतलब मैथ के सबसे बेस्ट 500 क्वेश्चन वो रेलवे के लिए है। 50 कॉन्सेप्ट आप एसएससी और रेलवे दोनों के लिए देख सकते हैं। एसएससी की एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें मैंने एसएससी सीजीएल के कुछ प्रश्न कराए हुए हैं, और एक जो है ना शॉर्ट ट्रिक ऑफ मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। इसको, और ये जो यहाँ पर आपको ये दिखाई देगी, ये जो है शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो है प्लेलिस्ट, इसको आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम के समय ये बड़ा फायदा करेगी। ठीक है भाई, तो उम्मीद ये करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी डे 3 में। बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।